तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं 1880 से लेकर 1905 के मध्य का इतिहास, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लॉर्ड रिपन के बारे में, लॉर्ड डफरिन के बारे में, लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में और लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो 5 वायसरायों का इतिहास इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय और लॉर्ड कर्जन के इतिहास के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे लॉर्ड रिपन का इतिहास। लॉर्ड रिपन का पूरा नाम जॉर्ज फ्रेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन था, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए। उन्हीं कार्यों में से सबसे पहला कार्य 1881 में हुआ था। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना करवाने का प्रावधान किया गया था। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल 1872 में हुई थी। देखिए, लॉर्ड मेयो के बारे में आपको अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ और उसमें मैंने ये भी पढ़ाया था कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उसे आप देख सकते हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम को लागू किया गया था। इसको भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अब बात करते हैं प्रथम कारखाना अधिनियम की विशेषताओं पर। नंबर 1, इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों के अंदर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नंबर 2, इसी अधिनियम के तहत 7 से 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करना पड़ता था। नंबर 3, प्रत्येक महीने में 4 दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई थी। नंबर 4, यह अधिनियम नील, कॉफी और चाय की खेती पर लागू नहीं किया गया था। यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस अधिनियम के तहत जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते थे वो कारखानों के अंदर काम नहीं कर सकते थे, बल्कि नील, कॉफी और चाय की खेती में वो काम कर सकते थे। नंबर 5, यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू होता था जहां पर 100 से अधिक लोग कार्य किया करते थे। जिन कारखानों में 100 से कम लोग काम किया करते थे उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसे समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है, को समाप्त कर दिया गया था। अब बात करते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की प्रमुख विशेषताओं पर। नंबर 1, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लागू किया गया था। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में की थी। नंबर 2, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा सोमप्रकाश आनंदमठ, भारत मेहर और अमृत बाजार पत्रिका आदि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नंबर 3, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू करने का मुख्य कारण इन समाचार पत्रों में जनता को भड़काने वाली खबरें छपती थी, इसीलिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दी गई थी, परंतु लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या किया गया था कि 19 वर्ष से बढ़ा के फिर से 21 वर्ष कर दी गई थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल मई 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक कानून का निर्माण किया गया था, जिसके अनुसार स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी और फिर गांवों में बोर्ड बनाए गए थे। शहरों में नगर पालिकाओं का गठन किया गया था। लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शैक्षणिक सुधारों से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल फरवरी 1883 में एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जिसे भारतीय इतिहास में श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं एल्बर्ट विधेयक की प्रमुख विशेषताओं पर। नंबर 1, एल्बर्ट विधेयक के अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों के विरुद्ध सुनवाई करने का प्रावधान किया गया था। नंबर 2, इस विधेयक के अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार भी प्रदान किया गया था। नंबर 3, अंग्रेजों के विरोध के कारण इस विधेयक को वापस ले लिया गया था।
अंग्रेजों ने इस विधेयक का इतना विरोध किया था कि मजबूर होकर इसे वापस ले लिया गया था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश उनके विरुद्ध कोई भी फैसला सुनाए। इसीलिए उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जून 1880 से दिसंबर 1884 के मध्य में था। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है, और जितना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से महत्वपूर्ण था उसी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया हुआ है। अब बात करते हैं लॉर्ड डफरिन के इतिहास पर। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध की प्रमुख विशेषताओं पर। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 के मध्य में ये चला था, और ये बर्मा के कोनबोंग राजवंश और ब्रिटिश भारत के मध्य में ये हुआ था, और इसमें ब्रिटिश भारत की जीत हुई थी। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्तमान भारत की एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इसके नेताओं का देश की आज़ादी में अहम योगदान था। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को जानना जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी, और इसके संस्थापक सदस्यों में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें A.O. ह्यूम कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी और दिनेश बाचा को माना जाता है। तो यहाँ पर संस्थापक सदस्यों में 3 लोगों को माना जाता है, इनको यहाँ पे ध्यान रखना है। हालांकि इतिहास में दादा भाई नौरोजी और दिनेश बाचा का नाम बहुत ही कम लिया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता कोलकाता हाई कोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी यहाँ पे आपको विशेष तौर पे याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 27 या 28 दिसंबर 1887 को मद्रास में आयोजित किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 28-29 दिसंबर 1888 को इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की गई थी। इलाहाबाद आधुनिक नाम प्रयागराज है। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल दिसंबर 1884 से दिसंबर 1888 के मध्य में था। तो ये तो था लॉर्ड डफरिन का इतिहास, और इनके कार्यकाल में जितना महत्वपूर्ण था उतना ही मैंने बताया है। अब बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन के इतिहास पर। लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। अब बात करते हैं द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 की प्रमुख विशेषताओं पर। नंबर 1, प्रथम कारखाना अधिनियम के द्वारा बच्चों के काम करने का समय निश्चित किया गया था। नंबर 2, द्वितीय कारखाना अधिनियम के द्वारा महिलाओं के काम करने का समय निश्चित किया गया था, जिसमें महिलाओं को 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। द्वितीय कारखाना अधिनियम के तहत क्या किया गया था कि महिलाएं 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती हैं, ये नियम बनाया गया था। लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल 1891 में ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट लागू किया गया था। अब बात करते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 की प्रमुख विशेषताओं पर। नंबर 1, इस कानून के द्वारा यौन कार्यों के लिए उम्र सीमा में वृद्धि कर दी गई थी। नंबर 2, यह कानून विशेषकर लड़कियों के लिए था, जिसमें लड़कियों की उम्र यौन कार्यों के लिए 12 वर्ष निश्चित की गई थी। हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि लड़कियों की शादी 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, ये 12 वर्ष से पहले कर दी जाती थी। अब आप सोचिए कि 10-12 साल की लड़की हो, उसे क्या पता शादी क्या होती है। लेकिन इस कानून के द्वारा क्या किया गया था कि 12 वर्ष निश्चित कर दी गई थी उम्र। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन कार्य करता है, फिर वो चाहे उसका पति ही क्यों ना हो,
बलात्कार माना जाएगा। लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा निर्धारित की गई थी, लेकिन अब ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। अब बात करते हैं डूरंड रेखा क्या है। डूरंड रेखा आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करने वाली एक रेखा है, जिसे डूरंड के नाम से जाना जाता है। डूरंड रेखा 1893 में ब्रिटिश अधिकारी मार्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान के शासक अब्दुल रहीम खान के द्वारा निर्धारित की गई थी और इसका नाम मार्टिमर डूरंड के नाम पर ही डूरंड रेखा रखा गया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये रेखा किस किस के मध्य में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है, लेकिन 1893 में ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य में निर्धारित की गई थी। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल दिसंबर 1888 से अक्टूबर 1894 के मध्य में था। तो ये तो था लॉर्ड लैंसडाउन का इतिहास, और इसमें जितना महत्वपूर्ण था उतना ही मैंने बताया हुआ है, क्योंकि जो परीक्षा में आने लायक है वही मैंने बताया है। अब बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के इतिहास पर। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में ही चापेकर बंधुओं के द्वारा ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल 1895 से 1898 के मध्य पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों की संख्या में किसान मारे गए थे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का एक प्रसिद्ध कथन है, भारत को तलवार के बल पर ही जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो ये किसने कहा था? ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। इसको आपको याद रखना है, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल अक्टूबर 1894 से जनवरी 1899 के मध्य में था, और जितना लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में महत्वपूर्ण था उतना ही मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, क्योंकि वैसे भी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में ज़्यादा कोई विशेष कार्य नहीं हुआ था जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के इतिहास पर। लॉर्ड कर्जन का वास्तविक नाम जॉर्ज नथानिएल कर्जन था, तो इसको आपको यहाँ पर विशेष तौर पे याद रखना है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1899 में किया गया था। अब बात करते हैं कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम 1899 की प्रमुख विशेषताओं पर। नंबर 1, कलकत्ता कॉरपोरेशन के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई थी इस अधिनियम के द्वारा। नंबर 2, कलकत्ता कॉरपोरेशन की सभी समितियों में अंग्रेजों की प्रधानता स्थापित करने की पूर्ण रूप से कोशिश की गई थी। नंबर 3, कलकत्ता कॉरपोरेशन के 28 भारतीय सदस्यों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि इस अधिनियम से भारतीय सदस्य खुश नहीं थे। इस अधिनियम में जितने भी अधिकार दिए गए थे वो सब अंग्रेजों को दिए गए थे, इसीलिए भारतीय सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 में भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम भी पारित हुआ था। अब बात करते हैं भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 की विशेषताओं पर। नंबर 1, इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को कानूनी मुद्रा बनाया था। नंबर 2, विनिमय की दर 15 रुपए प्रति पाउंड करने का प्रावधान किया गया था। नंबर 3, 500 रुपए वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कर देना निश्चित किया गया था। जिन व्यक्तियों की आय 500 रुपए वार्षिक है, महीना नहीं वार्षिक है, उनको भी कर देना निश्चित कर दिया गया था इस अधिनियम के तहत। नंबर 4, जो लोग नमक का व्यापार करते थे उनके कर में कमी की गई थी। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1900 के मध्य में भारत में भीषण सूखा और अकाल पड़ा था, जिसके कारण बहुत सारे किसानों की मौत हो गई थी। इसी का विश्लेषण करने के लिए 1901 में लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। इस आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में किसानों की उन्नति के लिए विशेष सुझाव प्रदान किए गए। बाद में जिस पर 7 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया था। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 1901 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था।
रेल व्यवस्था में सुधार करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1901 में क्या किया था कि टॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में रेलवे आयोग का गठन किया था। इसको भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है क्योंकि इसको बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब बात करते हैं रेलवे आयोग 1901 के प्रमुख प्रावधानों पर। नंबर 1, रेलवे आयोग के द्वारा 1903 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। नंबर 2, रेलवे का उपयोग व्यापार के लिए भी किया जाएगा। नंबर 3, रेलों की संख्या में वृद्धि करने का फैसला किया गया था। नंबर 4, 3 सदस्यों वाले रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। नंबर 5, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही सबसे अधिक रेलवे लाइनें बिछाने का काम किया गया था। तो ये तो थे रेलवे आयोग 1901 के प्रमुख प्रावधान। 1901 में ही लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया और 1903 में उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि 44 करोड़ रुपए खेती की सिंचाई पर खर्च करने का प्रावधान किया था। कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1901 में ही कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की थी और 1905 में एक कृषि अनुसंधान संस्था बंगाल में खोली गई थी। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1901 में दी इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं दी इंपीरियल कैडेट कोर के प्रमुख प्रावधानों पर। नंबर 1, दी इंपीरियल कैडेट कोर के द्वारा राजाओं, नवाबों और बड़े व्यापारियों के बच्चों को सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करवाना प्रमुख उद्देश्य था। नंबर 2, सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक सैनिक स्कूल खोला गया था। नंबर 3, दी इंपीरियल कैडेट कोर में शामिल होने के लिए एक परीक्षा देनी होती थी जिसे किचनर टेस्ट कहा जाता था। सेना में सुधार करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति लॉर्ड किचनर को बनाया था। 1902 में ही लॉर्ड कर्जन ने सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था। अब बात करते हैं पुलिस आयोग 1902 के प्रमुख प्रावधानों पर। नंबर 1, पुलिस आयोग के द्वारा 1903 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नंबर 2, प्रांतीय पुलिस बल में वृद्धि करने का निश्चय किया गया था। नंबर 3, सिपाहियों को छानबीन के लिए गांव में जाने का अधिकार भी प्रदान किया गया था। नंबर 4, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार न करने का प्रावधान किया गया था। पहले क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन इसके तहत ऐसा नियम बनाया गया था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नंबर 5, गुप्तचर विभाग को स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया था, तो इसको भी आपको यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है। नंबर 6, पुलिस बल के लिए प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निश्चय किया गया था, क्योंकि पहले जो भी पुलिस होती थी उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, लेकिन इसके द्वारा पुलिस को प्रशिक्षण देने के लिए एक स्कूल खोला गया था। कृषि बैंकों की शुरुआत भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से ही मानी जाती है। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसमें सैयद हुसैन और गुरदास बनर्जी इसके सदस्य थे। इसी आयोग की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। अब बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के प्रमुख प्रावधानों पर। नंबर 1, इसके द्वारा विश्वविद्यालयों की संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। नंबर 2, इसी अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों की सीमा को निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ वायसराय को प्रदान किया गया था। नंबर 3, सीनेट के सदस्यों की संख्या 50 से बढ़ा के 100 कर दी गई थी। नंबर 4, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश गुरुदास बनर्जी ने इसका विरोध किया था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1904 में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था। अब बात करते हैं प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के प्रमुख प्रावधानों पर। नंबर 1, भारत में पहली बार प्राचीन इमारतों पर ध्यान देने की कोशिश की गई थी। नंबर 2, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजी के नेतृत्व में एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी,
इसी अधिनियम के तहत। नंबर 3, 50,000 पाउंड का बजट इस कार्य के लिए बनाया गया था। किसके लिए? प्राचीन स्मारकों के परीक्षण के लिए 50,000 पाउंड का बजट निश्चित किया गया था। नंबर 4, दुर्लभ वस्तुओं के लिए संग्रहालय बनाने की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे कहने का मतलब है कि पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई में जो पुरानी वस्तुएं मिलती हैं तो उनके लिए म्यूजियम बनाने की व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम के तहत। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल का सबसे विवादित कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन माना जाता है। अब बात करते हैं बंगाल विभाजन 1905 के प्रमुख तथ्यों पर। नंबर 1, फरवरी 1904 में लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल, जिसे आधुनिक बांग्लादेश कहा जाता है, वहां का दौरा किया था। नंबर 2, 19 जुलाई 1905 को शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। नंबर 3, बंगाल विभाजन की योजना 16 अक्टूबर 1905 को लागू की गई थी। नंबर 4, सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। इसके बाद बंगाल विभाजन की योजना को 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। नंबर 5, इन सभी कार्यों के बाद बंगाल को 2 भागों में, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल भारत में है और पूर्वी बंगाल, उसे आधुनिक बांग्लादेश कहा जाता है। नंबर 6, पश्चिम बंगाल की उस समय 5 करोड़ 40 लाख जनसंख्या थी, क्योंकि उसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। नंबर 7, पूर्वी बंगाल, जिसे आधुनिक बांग्लादेश कहा जाता है, उस समय उसमें 3 करोड़ 10 लाख की जनसंख्या थी और उसका मुख्यालय ढाका में था। ब्रिटिश भारत के मुख्य सेनापति लॉर्ड किचनर से मतभेद के चलते 1905 में लॉर्ड कर्जन ने वायसराय के पद से त्यागपत्र दे दिया था और वह वापस इंग्लैंड चले गए थे। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जनवरी 1899 से नवंबर 1905 के मध्य में था। तो ये तो था लॉर्ड कर्जन का इतिहास। इस वीडियो में मैंने 1880 से लेकर 1905 के मध्य का इतिहास पढ़ाया है, जिसमें लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डेंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय और लॉर्ड कर्जन के इतिहास को पढ़ाया है। देखिए, जितना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उतना ही मैंने इस वीडियो में पढ़ाया हुआ है। फालतू किसी भी जानकारी को मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया हुआ है। और जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।